ठीक है। सभी लोगों से बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है भाई कि एज यूजुअल जैसे आप लोग नोट्स बनाते हैं वैसे नोट्स बनाइए, लास्ट टाइम पे उसको रिवीजन जरूर करिएगा और अभी से करते हुए रिवीजन चलिए, ये बहुत मैंडेटरी है। अच्छा, जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमारा सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, हमारा सीपीओ का एग्जाम है, तो भाई आप सभी लोगों के लिए ये सेशन बिल्कुल यूजफुल है। मैं बार बार ये चीज़ आपको समझाते हुए चलता हूँ कि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल है, तो इसकी नोट सभी लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। और कर्ड इसकी बात करें तो ये हमारे सामने पूछ क्या रहा है, ये हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आप ना एक अंडरलाइन वर्ड हमने दे दिया है और एक सेंटेंस दिया, एक सेंटेंस में उन्होंने एक वर्ड दिया अंडरलाइन और कह रहे हैं इसकी आप मुझे मीनिंग बता दीजिए। ठीक है, इसका मीनिंग होता है वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहां पे फ्रूट ट्रीज ग्रोन किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, उसे हम लोग ऑर्चर्ड कहते हैं। अब इसको ध्यान रखिएगा, जैसे ये आपका लैंड है, ठीक है, एक इनक्लोज्ड एरिया है या कह लीजिए कि इनक्लोज्ड लैंड है और यहां पे आप क्या करते हो, जो फ्रूट ट्रीज हैं उनको आप उगाते हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्चर्ड। तो ये हो जाएगा अ पीस ऑफ इनक्लोज्ड लैंड विथ फ्रूट ट्रीज, यानी जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। सर नीतू मैम की बुक से अच्छा वोकैब आपने यूट्यूब पर करा रखा है। ये सारी बातें इतनी खुल के नहीं बोली जाती हैं, सामने वाले को बुरा लग सकता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्या है, द पुलिस थ्वाटेड द रॉबरी अटेम्प्ट। अब यहाँ पे अगर आप गौर करिएगा, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन 3 लाइन में है, तो बहुत सारे बच्चों की कमी क्या है पता है, वो क्या करते हैं कि शुरू से लेकर के आखिरी तक इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, तो ये लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है। जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस बहुत कम की है तो उनके साथ दिक्कत है, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस दबा के की है उनके साथ क्या है, वो सीधा उनका नजर यहाँ पड़ेगा। भाई हमसे क्या पूछ रहा है, अपोजिट इन मीनिंग पूछ रहा है, तो हमें एंटेनिम बताना है, तो हमारा वो पूरा पढ़ने से समय बच गया। तो कह रहा था पुलिस थ्वाटेड द रॉबरी अटेम्प्ट, पुलिस ने क्या किया कि जो रॉबरी अटेम्प्ट था, रॉबरी का मतलब होता है लूटना, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, तो जो लूटने का प्रयास था पुलिस ने क्या किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस लगाइए, रोक दिया होगा। तो इसका मतलब ये हो गया टू प्रिवेंट समवन, यानी किसी को कुछ करने से रोक देना। हिंदी जिन लोगों को लिखना है तो मैं बोलता हूं आप अपने हिसाब से हिंदी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि किसी को कुछ करने से रोक देना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट का मतलब स्टॉप होता है। अब बात आते हैं इसके सिनोनिम पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए सिनोनिम 100% मिलेंगे, मतलब वर्ड्स 100% मिलेंगे, वो मिलेंगे, बस आपको लिखना है। तो एक सिनोनिम तो चलिए हम यही बना सकते हैं, यानी किसी को प्रिवेंट करना, रोकना। अच्छा, अगर हम जब किसी चीज को रोक रहे होते हैं या हम किसी इंसान को रोक रहे होते हैं, किसी सिचुएशन को रोक रहे होते हैं, तो मतलब उसमें हम क्या बनते हैं, एक तरीके से बाधा बनते हैं। जैसे अगर मैं अभी गवर्नमेंट की बात करूं, कि एग्जांपल बस दे रहा हूं, जैसे एनआरसी बीजेपी लाने वाली थी और यूसीसी बीजेपी लाने वाली थी, ठीक है, कुछ उन्होंने बताए थे अपने मैनिफेस्टो में। अब जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग वो होने से रोक रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो बाधा बन रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रिवेंट को हम क्या बोल सकते हैं, आपने कहा सर हिंडर बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, आपने कहा इम्पीड बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, आपने कहा स्टाइमी। ये सारे शब्द जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ये बहुत बेहतरीन वर्ड्स हैं जो एग्जामिनेशन की पहली पसंद है। चाहे मैं प्रिवेंट बोलूं, हिंडर बोलूं, इम्पीड बोलूं, स्टाइमी बोलूं, चाहे मैं आपके लिए यहाँ पे ऑब्स्टैकल शब्द लिखूं, चाहे मैं यहाँ पे आपके लिए ऑब्स्ट्रक्ट शब्द लिखूं, इन सब का मतलब क्या होता है, बाधा। चाहे मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, आपने कहा हर्डल आप लिख दो, तो इन सब का मतलब क्या होता है, बाधा। कभी कभी ये क्या देते हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें ना दे करके देते हैं अपोज, क्योंकि दोस्त अगर आप किसी को अपोज कर रहे हो ना, तो अपोज करने का मतलब भी होता है उसको विरोध करना, बाधा बनना, उसको रोकना। तो ये सारे इसके सिनोनिम हो गए। अब आते हैं इंसिस्ट। अगर आप इंसिस्ट कर रहे हो तो इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, जिद करना। तो देखो परसिस्ट लिखिए, और परसिस्ट लिखने के साथ साथ यहां पे एक वर्ड लिखिएगा दैट इज असर्ट, और असर्ट के साथ एक वर्ड लिखिएगा डिमांड। और हिंदी लिखना हो तो हिंदी लिख लीजिएगा किसी चीज को लेकर के जिद करना। जैसे आप इंसिस्ट कर रहे हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मतलब आप जिद कर रहे हो। तो जिद जब हम कर रहे होते हैं ना, तो सही मायने में हम किसी चीज को क्या कर रहे होते हैं, डिमांड कर रहे होते हैं। तो रिलेट करके समझिए, ठीक है। तो असर्ट कर रहे होते हैं, उस पर दावा कर रहे होते हैं, परसिस्ट उस पर कायम होते हैं कि भैया हमें यही चाहिए, हम रिजिडिटी दिखा रहे होते हैं, है ना। अब अगर मैं असिस्ट की बात करूं, असिस्ट का मतलब एड होता है, इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, और इसका मतलब होता है किसी की हेल्प करना यानी मदद करना। ऑब्स्ट्रक्ट यानी ये तो सिनोनिम बन गया उसका। रेसिस्ट,
अब देखिए रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, अपोज करना, फाइट करना, ठीक है, अपोज करना, फाइट करना, कन्फ्रंट करना। कन्फ्रंट करने का मतलब होता है किसी का सामना करना, तो कन्फ्रंट लिखिए, फाइट लिखिए और क्या लिखेंगे, अपोज लिखिए, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आते हैं हम अपोजिट वर्ड पे। अगर हम यहाँ पे किसी को रोकने की बात कर रहे हैं, किसी चीज के बाधा बनने की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्त, इसका जो उल्टा होएगा वो क्या हो जाएगा, असिस्ट। क्योंकि अगर आप किसी को असिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसे एड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो बाधा उत्पन्न करने का ये उल्टा हो जाएगा। बाकी ये सिनोनिम है, ये भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। तो जब मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ाऊं तो प्लीज थोड़ा सा ना सब्र रखिएगा, क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे तो मैं जल्दबाजी में उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं इसी तरीके से आपको हर चीज समझा पाऊंगा, शायद मैं आपकी इस तरीके से अच्छी मदद कर सकता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे इनका पूछने का तरीका क्या है कि सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इनका लिखने का तरीका क्या है, इन्होंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है और ये कह रहे हैं कि हमें ग्रामेटिकल एरर बताइए, और इन्होंने क्या किया है, 4 हमारे सामने ऑप्शंस भी रखे हैं। तो एक बार हम पढ़ के देखते हैं कि कौन सा सही होगा, लेकिन उसके पहले हमें ये नहीं चारों पढ़ना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हमें सबसे पहले इसको पढ़ना है, आई लाइक माई पपीज। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है। मैक एंड मैट, ठीक है। अब ये जो माई पपीज की बात हो रही है, इनके 2 नाम है, एक मैक है और एक मैट है, 2 लोग हैं। बट आई लाइक मैट बेस्ट। जैसा कि हम लोगों को ये बात पता है कि अगर हम 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन की बात करते हैं, वो कौन सी डिग्री होती है, आपने कहा कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो भाई अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो ये सुपरलेटिव कहां से लिख दिया गया, यहाँ पे बेटर होना चाहिए। और हम लास्ट में देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस्ट गलत है, यहाँ मच और यहाँ पे मोस्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेटर। अच्छा, लड़के क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में ये गलती करता है, वो चारों ऑप्शंस को पढ़ने लग जाता है। चारों ऑप्शंस पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आप 100% आप अपने यूजुअल टाइम से 20 सेकेंड्स ज्यादा वहां पे देने वाले हो, जो आपको वेस्ट करने वाले हो। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में ये ना पढ़ करके डायरेक्टली ये पढ़ करके एरर को फाइंड आउट करना है, फिर आकर के आपको क्या कर लेना है, टिक लगा लेना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। अब यहां पे देखिएगा लिखा है डिटेक्टिव फॉइल्ड द विलेंस प्लान। अब इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, ठीक है। पहले ये जो फॉयल वर्ड है ना, इसको मैं समझा देना चाहता हूं कि इसके 2 मीनिंग होते हैं अगर सही मायने में देखा जाए। पहली मीनिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए कभी न कभी आपने अपनी किचन में फॉयल पेपर यूज किया होगा, आपकी माता जी ने भेजा होगा या आप खुद गए होंगे, आप फॉयल पेपर लेकर के आए होंगे। तो अच्छा, जो फॉयल पेपर हम लेकर के आते हैं उससे क्या करते हैं, जैसे कोई रोटी होती है, उस रोटी को हम क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। तो एक तो इसका मीनिंग हो गया टू रैप, ठीक है, किसी चीज को लपेट देना। इस कॉन्टेक्स्ट में आप सब लोग याद करिएगा। दूसरा क्या होता है कि इसका मीनिंग ना हम थोड़ा प्लान के सेंस में लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई योजना है, आपने उस योजना को फॉइल कर दिया। अगर आपने उसकी योजना को फॉइल कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने उसे स्टॉप कर दिया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थ्वार्ट बोल सकते हैं, यानी आपने बाधा डाल दिया। जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपने कहा इम्पीड बोल सकते हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, हैम्पर बोल सकते हैं, जिसे अभी हमने लिखा था स्टाइमी, ठीक है, जिसे हमने क्या लिखा था, प्रिवेंट करना, जिसे हमने क्या लिखा था, हिंडर करना, यानी बाधा उत्पन्न करना, जिसको हमने क्या लिखा था, ऑब्स्टैकल लिखा था, जिसे हमने क्या लिखा था, ऑब्स्ट्रक्ट लिखा था। तो दोस्त यहाँ पे आपको ये बात समझनी पड़ेगी और गौर से इस बात को समझिएगा कि अगर मान लीजिए ये वर्ड है दैट इज फॉइल, फॉइल के 2 मीनिंग हो गए। आप कोई भी पूछेगा तो आप बताइएगा 2 मीनिंग कौन कौन सी। आपने कहा पहला होता है रैप करना। आप उसको ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो हम फॉइल पेपर लेके लाते हैं, उसमें रोटियां वगैरह रपेटते हैं। वैसे अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, ठेले पे जाते हैं, कोई दुकान पे जाते हैं, आपको कोई रोल अगर खाते हैं आप, एग रोल है, वेज रोल है, तो उसको भी रैप करके फॉइल पेपर में यूजुअली लोग देते हैं, ठीक है। एक तो वो हो गया। दूसरा उसको बताइएगा ना प्लान के रेफरेंस में। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर आप उसके प्लान को क्या कर देते हैं, फॉइल कर देते हैं, तो प्लान को फॉइल करने का मतलब ये हो गया कि आपने उसमें बाधा उत्पन्न कर दी, आपने उसमें रुकावट उत्पन्न कर दी। तो उसके लिहाज से ये जो ऑब्स्ट्रक्ट है, स्टॉप है, थ्वार्ट है, इंपीड है, हैम्पर है, स्टाइमी है, प्रिवेंट है, हिंडर है, ऑब्स्टैकल है, हर्डल है, ये सब इसका सिनोनिम बन जाएगा। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, चेक तो होगा नहीं, ठीक है, अवॉइड होगा नहीं। इम्ब्रेस मतलब होता है किसी को हक करना, किसी को कडल करना, यानी किसी को गले लगाना, प्यार करना, ठीक है। एड मतलब क्या होता है, एड मतलब सपोर्ट होता है।
अभी बताया था। तो यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा था, अपोजिट पूछ रहा था। तो अगर अपोजिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारा फॉयल था, डिटेक्टिव ने विलेन का जो प्लान था उसको फॉयल कर दिया, मतलब ये उसको रोक दिया, ठीक है। और फिर हमें यह भी ध्यान देना है कि जो हमने अभी यहां पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये जो थ्वाट वर्ड के जितने सिनोनिम हैं वही सारे के सारे फॉयल वर्ड के भी सिनोनिम हैं। यानी फॉयल और थ्वाट जो है वो आपस में सिनोनिम है, ठीक है। अगला देखिएगा, यहां पे कहते हैं हमसे कि आप हमें अपोजिट बताइए। साफ तौर पे आपकी नजर यहीं पड़नी चाहिए, पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहां पे कहते हैं लिबरल वर्ड है। ही वॉज अ लिबरल हु बिलीव्ड दैट मेन वर इनहेरेंटली सुपीरियर टू women इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब ये जो लिबरल वर्ड दिया गया है, इस लिबरल का मतलब होता क्या है, ठीक है। अब इसको समझिए, देखिए एक्चुअली ये जो लिबरल वर्ड है ना, जैसे अगर हम किसी को बोलते हैं ये लिबरल है, तो सही मायने में हम ये बोल रहे होते हैं कि वो व्यक्ति जो है अनबायस्ड है, अनबायस्ड है, इम्पार्सल है। नहीं समझ में आया कि अनबायस्ड या इम्पार्सल क्या होता है, जो पक्षपात नहीं करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो पक्षपात न करता हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो पक्षपात न करता हो, जाहिर सी बात हम उसे कहेंगे यार ये बहुत ओपन माइंडेड इंसान है, ठीक है। ये क्या है, ब्रॉड माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड, या हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको परमिसिव बोलेंगे, ठीक है। परमिसिव बोल लीजिए, ब्रॉड माइंडेड बोल लीजिए, ओपन माइंडेड बोल लीजिए, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियंट बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो लीनियंट होता है, लीनियंट का मतलब हो गया कि जो इंसान बहुत फ्लेक्सिबल हो, बहुत ज्यादा पोलाइट हो, माइल्ड हो, हम्बल हो, ठीक है, विनम्र हो, उसे कहा जाता है। तो अगर दोस्त हम इसके अपोजिट पे आते हैं, तो अपोजिट में जरा ध्यान से देखेंगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ, दैट इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स। आप यहां पे ऑर्थोडॉक्स लिखिए, यहां पे आप कन्वेंशनल लिखिए, और यहां पे आप ट्रेडिशनल लिखिए, ट्रेडिशनल। तो अगर देखिए ना सर, एक चीज सोचिए आप, जो लोग कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो लोग संकीर्ण मानसिकता के होते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल आप देख रहे होंगे, यानी हमारे घर में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मेरी माता जी हैं। अब तो माता जी हमारी पहले से बहुत सुधर गई है, ठीक है, मतलब कभी बिगड़ी हुई नहीं थी। मेरा थोड़ा समझाने मतलब जो समझा रहा हूँ वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए पहले किसी चीज पे हम कुछ हमारा विचार रहता था, हमारी माता जी का विचार कुछ और रहता था। क्योंकि हम लोग देखिए इस जनरेशन के लोग हैं, तो हम किसी चीज को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड या ओपन माइंडेड तरीके से हम लोग सोचते हैं। लेकिन हमारी माता जी लोग पुरानी हैं, ठीक है, जनरेशन गैप है, तो थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से सोचती हैं, ऑर्थोडॉक्स तरीके से सोचती हैं, कन्वेंशनल तरीके से सोचती हैं, ठीक है। हम अगर आज की डेट में लव मैरिज को हम प्रेफर करते हैं, लेकिन हमारा माती जी लोग नहीं करती। खैर मेरी माता जी अब करती हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ, वो जनरेशन जो थी वो नहीं करती थी क्योंकि इसे गलत मानती थी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इधर ओपन माइंडेड, अनबायस्ड और लीनियंट होने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इधर कंजर्वेटिव हो जाएगा, जिसका मतलब कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स होता है। अगर मैं टॉलरेंट की बात करता हूं तो टॉलरेंट दोस्त इसका सिनोनिम हो जाएगा। रिपब्लिकन की बात करूं, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसे रिपब्लिकन कहते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, जो लोग बेनेवोलेंट होते हैं, जो लोग जेनरस होते हैं, जो लोग अल्ट्रुइस्ट होते हैं, जो लोग ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, यानी जो लोग परोपकारी होते हैं, उन्हें बोला जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए जरा आप लोग ध्यान से इस चीज को, कि जिस स्पीड में मैं चल रहा हूं और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है। एक बार प्लीज मुझे कंफर्मेशन बस दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं मैं स्पीड बहुत ज्यादा बन हो गई है मेरी, फ्लो बहुत ज्यादा हो गया है और मैं बस बोलते चला जा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक बार आप सभी लोग बता दीजिए। और जो यहाँ पे ये हैं कोमल जी हैं, बाकी जो हाल चाल चल रही है यहाँ पे, ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं बहन। एक काम करिए, जब आप लोग का शादी ब्याह हो जाएगा, जब बच्चे बच्चे आपके हो जाएंगे, दीदी को बुला लीजिएगा, दीदी थोड़ा सा सोहर ओहर वहां पे गा देंगी आपको, हैं ललना हमार पीएम हुई हैं, डीएम हुई हैं, लतखोर हुई हैं, जो भी है। लेकिन अभी थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है, अभी नौकरी पा लीजिए, सब सही है। चलिए बढ़िया। यहाँ पे देखिए,
अब यहां पे जरा एक चीज गौर करिएगा, सेंटेंस में हमें एरर बताना है और सेंटेंस लिखते हैं कि आई इंजॉय लर्न लैंग्वेजेस बिकॉज आई लाइक देम। ठीक है, अब जरा एक बात को गौर करिएगा आप सभी लोग, एक सिंपल सी चीज मैं लिख रहा हूं, जैसे ना इसको ध्यान रखिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है। टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म सबने देखा होगा। मैं अगर किसी से पूछूंगा ये क्या है तो आप कहोगे इन्फिनिटिव है। मैं कहूंगा ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म क्या होती है? इन्फिनिटिव होती है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कोई पोटेंशियल एक्शन। ये पोटेंशियल एक्शन क्या होता है? मैंने कई बार आपको बताया है कि पोटेंशियल एक्शन वो एक्शन होते हैं जो भविष्य में हो। ठीक है, जो कहां हो? आपने कहा जो भविष्य में हो उसे कहा जाता है। जैसे आपने कहा ही होप्स, वह उम्मीद करता है, टू विन द मैच। यहां कायदे से पाकिस्तान लिखना चाहिए था, पाकिस्तान होप्स, पाकिस्तान उम्मीद करता है टू विन द मैच, मैच जीतने के लिए। लेकिन पाकिस्तान खैर कभी जीत पाता नहीं है, लेकिन वो उम्मीद करता है। तो अच्छा, उसकी उम्मीदें अगर पूरी भी होंगी तो कब होंगी? आपने कहा सर भविष्य में होंगी, अभी तो हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि अभी तो हार गई है। तो कोई ऐसा एक्शन हमें बताना हो जो पोटेंशियल एक्शन हो, जो भविष्य में होना हो, उसके लिए टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ये दोस्त, ये जो हमारा होता है ना टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें बताना हो कोई कंप्लीट एक्शन हो, कोई ऐसा एक्शन जो पूरा हो चुका हो। जैसे हमने लिखा ही डिनाइड टू हैव प्लेड द मैच। अब यहां पे गौर करिए, ही डिनाइड, उसने मना कर दिया, टू हैव प्लेड द मैच, मतलब वो मैच खेल चुका है लेकिन वो इसको इनकार कर रहा है। तो अगर कोई हमें कंप्लीट एक्शन बताना है तो टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। अच्छा जी, अब यहां पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहां क्या लिखा हुआ है? इंजॉय लिखा हुआ है। तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए ना, मैं अगर ये लिखता हूं कि ही इंजॉयज टू वॉच, या ऑप्शन में लिख दूं आपके सामने टू हैव वॉच्ड, या लिख दूं यहां पे वॉचिंग टीवी, आप जरा सभी लोग बताइए क्या आंसर होगा? तो मुझे पता है जो आप सभी लोग आंसर देंगे वो ये आंसर देंगे यहां पे कि सर ही इंजॉयस, वह इंजॉय करता है, टू हैव नहीं लगाएंगे, टू वॉच नहीं लगाएंगे, वॉचिंग टीवी लगाएंगे। क्योंकि हम किसी चीज को इंजॉय तभी कर सकते हैं जब हम उस चीज को साथ साथ कर रहे हों। टीवी बंद होने के बाद इंजॉय नहीं कर सकते, टीवी ऑन होने के पहले इंजॉय नहीं कर सकते। टीवी तभी इंजॉय हो सकती है जब टीवी चल रही हो। तो जाहिर सी बात है ये एक प्रोग्रेसिव एक्शन है, तो यहाँ पे लर्न नहीं हो जाएगा, यहाँ पे लर्निंग हो जाएगा। तो ये इसके पीछे लॉजिक था। ठीक है, तो हमें लर्निंग लिखना पड़ेगा, न तो लीन होगा न तो टू लर्निंग होगा। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समय इस वजह से ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। जैसे एक लड़का कह रहा है कि सर यहाँ पे जिरंड होता है इंजॉय के बाद। मैं चाहता हूं कि इस तरह के रटने के अलावा अगर हमें चीजें समझ में आ जाए ऐसा क्यों होता है ना, तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्ग्यू लाउडली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स का मतलब क्या होता है दोस्त? ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो तुच्छ होती हैं, अनइम्पॉर्टेंट होती हैं, इनसिग्निफिकेंट होती हैं, जिसका महत्व ना के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे मेंटेन की बात करूं गलत है, डिसएग्री की बात करूं गलत है, अग्री की बात करूं गलत है, स्क्वेबल हो जाएगा। क्योंकि स्क्वेबल का मतलब क्या होता है? आर्ग्यू ओवर ट्रिवियल थिंग्स। जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो तुच्छ चीजें होती हैं, उनको लेकर के बहस करना, वही होता है स्क्वेबल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे तो लिखा है टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, मैं पहले तो हर चीज आपको क्लियर कर देता हूं जो कि अपनी आदत भी है। शर्क की बात करता हूं तो शर्क का मतलब होता है अवॉइड करना या रिजेक्ट करना। ठीक है, अवॉइड करना, रिजेक्ट करना, निग्लेक्ट करना, ठीक है, डॉज करना। अच्छा भाई एक बात बताइए ना, इतनी बातें मैंने लिख दी, लेकिन क्या आपके मन में ये नहीं आ रहा कि क्या चीज को निग्लेक्ट करना है? जैसे आपने बोल दिया किसी चीज को नजरअंदाज करना है, रिजेक्ट करना है, निग्लेक्ट करना है, डॉस करना है, लेकिन क्या करना है? ड्यूटी। अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को अगर वो निग्लेक्ट करता है, रिजेक्ट करता है, तो उसे शर्क बोला जाता है। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। यूजअप, इसका मतलब क्या होता है? सीज करना,
सीज करना या फिर क्या करना, टेक ओवर करना। अब इसके हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है जब्त करना। लेकिन क्या जब्त करना मेरे भाई, पोजीशन ऑफ पावर, पोजीशन ऑफ पावर। जैसे अभी रिसेंटली में लोकसभा का चुनाव हुआ और इस बार ऐसा लग रहा था उन 33 पार्टीज जो मिल करके एक इंडी संगठन अलायंस बना था, उनको ऐसा लगा था कि जो ये पोजीशन ऑफ पावर है हम इसको क्या कर लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे, हम इसको सीज कर लेंगे। लेकिन फिर से वही हुआ जो आप सभी लोगों के सामने है। तो सीज या टेक ओवर यानी पोजीशन ऑफ पावर को जब्त कर लेना, अपने हाथ में ले लेना। ठीक है, अगला देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है सुपरवाइज। सुपरवाइज तो आप सभी लोग जानते हैं, तो यहां पे डेलीगेट हो जाएगा। डेलीगेट का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव या हम जिसको कह सकते हैं एजेंट। तो यहां पे दोस्त टू गिव वन अथॉरिटी टू अनदर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डेलीगेट। आगे बात समझ में। शिवम विश्वकर्मा, अच्छा बेटा ऑफिस में काम नहीं कर रहा हूं, मजे ले रहा हूं कमेंट में आके। देखो ये वो लड़के हैं जो अभी ऑफिस में बैठे हुए हैं। इसका सिलेक्शन मैंने बताया था विदेश मंत्रालय में हो चुका है। ऑफिस में बैठ करके यहाँ पे देखो मजे लेने आए हैं। बिग फैन सर, बिग फैन सर। खैर इसको 1.5 रुपए का जो नकद इनाम है मैं आज भिजवा दूंगा शाम तक, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं समझ गया। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अच्छा आपको लग रहा होगा सर जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, तो इसी तरह के क्वेश्चंस क्यों, क्योंकि भैया एक बात बताएं, बहुत सारे लड़के ऐसा कहते हैं कि सर लेवल बढ़ा दो। सर हमें मैथ्स में गगन प्रताप नहीं बनना है, ठीक है क्योंकि हम लेवल को उस लेवल पे लेकर के चले जाएं और जहां से क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं, ये काम मत करिएगा। ऐसा कोई लेवल पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है जहां पे आप पढ़ा तो दें, लोगों को मजा तो आ जाए, समझ में तो आ जाए, क्वेश्चन ही ना आए। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उस रेलेवेंसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे। अब आपको क्या करना है, कभी भी देखिए अगर ये डू आता है या फिर मान लीजिए डज आता है और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, ये क्या है, आपने कहा ये है एक्टिव वॉइस, ठीक है। अगर ये एक्टिव वॉइस है तो अब पैसिव वॉइस हम क्या बनेगा, जाहिर सी बात है अगर हम इज लिख दें, एम लिख दें, आर लिख दें, वर्ब की तीसरी फॉर्म लिख दें, ये बन जाती है पैसिव वॉइस। बस सर सिंपल एक बात देखिए ना, यहाँ पे डज द बसेस विजिट द शुक्लाज लिखा हुआ है, तो शुक्लाज प्लूरल है तो इधर आर लगेगा, हर जगह लगा है। यहाँ बीन आ गया, गलत है। यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म आ गई, गलत है। यहाँ बींग आ गया, गलत है। आर के बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, बीच में सब्जेक्ट है प्लूरल, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात अगर हम कर रहे हैं तो अगर ओकेजन में देखें तो साफ तौर पे डबल सी होता है। यहाँ सिंगल सी था, गलत हो गया। यहाँ डबल सी है, डबल सी है, डबल सी है, ठीक है। ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा, लेकिन एक सिंगल एस होता है। यहाँ पे क्या दिया है, डबल एस, गलत हो। यहाँ एस के बाद आई के बाद ई दे दिया, गलत। ओकेजन यानी ओकेजन की जो स्पेलिंग होती है वो बी होती है, ठीक है। यहां देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। वर्ड क्या है दोस्त, ही वाज द डिस्क्रीट बॉय इन आवर ग्रुप बट मोर हार्ड वर्किंग देन ऑल ऑफ अस। अब देखो कह रहा है कि ही वाज द डिस्क्रीट बॉय। एक्चुअली पहले डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है ना, उसको समझने की आप सभी लोगों को जरूरत है। एक बार आंसर बताइएगा। सर बी ये मेंस में आया था, ठीक है। सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के हैं, सब एग्जाम में आए हुए हैं, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। डिस्क्रीट का मतलब बताइए, पहले इसको समझिएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है केयरफुल, या हम इसको लिख सकते हैं सेंसिबल, ठीक है। पहले मीनिंग समझिए, केयरफुल या सेंसिबल हम इसको बोल सकते हैं। इन व्हाट समवन डू, या इन व्हाट यू डू या यू से। एक्चुअली हमें चीजें तब याद नहीं होती हैं जब हम उनको रटते हैं। अगर हम रटने के बजाय एक बार उन्हें समझ लें तो शायद हमारा काम हो जाए। कोई भी अगर आपसे डिस्क्रीट पूछता है तो आप डिस्क्रीट का मतलब ये बताइए कि जैसे भैया आप कोई काम करते हो या आप कुछ भी कहते हो, तो करने या कहने से पहले, ठीक है, करने या कहने से पहले आपको क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं बिना सोचे विचारे, लेकिन ऐसे लोग
जो करने से पहले, कहने से पहले बहुत विचार करते हैं, सोचते हैं, पोलाइट रहते हैं, सेंसिबल रहते हैं, उन्हें डिस्क्रीट बोला जाता है। तो डिस्क्रीट का सिनोनिम क्या निकला? यहां से डिस्क्रीट का एक तो सिनोनिम यही बन गया जो आपके सामने लिखा हुआ है, आपने कहा सेंसिबल, एक ये बन गया, आपने कहा केयरफुल, एक ये भी बन गया, आपने कहा सर पोलाइट। ठीक है, इनके बाकी चीजें दोस्त ये भी ध्यान रखिएगा, सेंसिबल भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपने कहा सेंसिबल लिख सकते हैं। सेंसिबल के अलावा आप क्या लिख सकते हो? आप यहां लिख सकते हो मैच्योर। आप क्या लिख सकते हैं यहां पे? जुडिशियस। आप क्या लिख सकते हैं? श्रीउड। ठीक है, आगे बात समझ में। और लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं? सगेसियस। आप क्या लिख सकते हैं? सेज। आप क्या लिख सकते हैं? सेपियंट। एक वर्ड एग्जाम में इधर उधर नहीं जाएगा, सिर्फ आपको इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आप देखोगे यहां पे लाउड नहीं होगा। सर आउट स्पोकन क्या होता है ना, जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं मेरी तरह, क्या होते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सीधा मुंह पे बोलते हैं, ना इधर की ना उधर की, ये मेरी आदत है। तो ये हो गया फ्रैंक इन स्टेटिंग वंस ओपिनियन, जो अपना ओपिनियन फटाक से देता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ना हम इनको बोलते हैं डायरेक्ट, हम इनको बोलते हैं ओपन, और इनको हम कैंडिड भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए कैंडिड का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति एक तरीके से ऑनेस्ट होता है। कभी भी देखेंगे जो ईमानदार व्यक्ति है ना, पूर्ण रूप से, एक होता है ईमानदारी का चोला ओढ़ना, एक होता है सही मायने में ईमानदार होना। जो सही मायने में ईमानदार व्यक्ति होगा, देखेंगे वो आउट स्पोकन होगा, जैसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला, डायरेक्ट, ओपन, कैंडिड, ये सब इसके सिनोनिम है। रिजर्व, देखो दोस्त यहां पे रिजर्व लिखा हुआ और हमसे पूछ रहा था सिनोनिम, तो रिजर्व भी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रिजर्व हम लिख सकते हैं इसका आंसर सिनोनिम, या हम क्या लिख सकते हैं? टैक्टफुल लिख सकते हैं। टैक्टफुल, जो लोग सेंसिबल होते हैं, ठीक है, जो लोगों को हम केयरफुल बोल सकते हैं, श्रीउड बोल सकते हैं, पोलाइट बोल सकते हैं, उनको हम रिजर्व भी बोल सकते हैं, टैक्टफुल बोल सकते हैं। ये जो रिजर्व है वो पोलाइट के रेफरेंस में दे दिया गया है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, अगले पे आते हैं। द फैक्ट्री हैज बीन एक्सहेलिंग ब्लैक स्मोक फ्रॉम इट्स चिमनी। कोई भी फैक्ट्री चलती होगी, ठीक है, तो फैक्ट्री में मान लीजिए चिमनी लगा होगा, तो उस चिमनी से क्या निकल रहा था? काला धुआं निकल रहा था। ये वर्ड आया एक्सेल। दोस्त एक्सेल के एक्चुअली ना दो मीनिंग होते हैं। जैसे जब आप जिम में जाते हैं ना, ठीक है, जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपको सिखाया जाता है ट्रेनर के द्वारा, खैर उनको उतना नहीं पता होता, जिनको पता होता सिखाते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करें तो जैसे आपने इनहेल किया, जब आप ऐसे ऊपर ले जाए एक्सेल करिए, तो एक तो इसका मतलब हो गया ब्रीद आउट करना। पहले तो सभी लोगों को यह बात ध्यान रखना पड़ेगा, इसका मतलब एक तो ब्रीद आउट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पायर। ठीक है, सांस को छोड़ना, ब्रीद आउट करना। दूसरा इसका मीनिंग होता है किसी चीज को एमिट करना। अब ये एमिट क्या हो गया? एमिट का मतलब होता है गिव ऑफ करना, यानी उत्सर्जन होना किसी चीज का। कैसी चीजों का होना? गैस का। डिस्चार्ज भी लिख सकते हैं, डिस्चार्ज, जैसे आपका गैस वगैरह हो गया। तो ये जो एक्सेल वर्ड है इस सेंस में भी लगता है, सांस छोड़ने के सेंस में भी लगता है, और मान लीजिए कहीं से कोई धुआं निकल रहा है तो उस सेंस में भी हमने लगा दिया, गैस निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। बस एक चीज ये ध्यान रखिएगा दोस्त, आपको लग रहा होगा सर ये डिस्चार्ज, डिस्चार्ज वर्ड कई सेंस में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अगर उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है तो जाहिर सी बात है उसे अगर आपने वहां से रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया, तो वो डिस्चार्ज हो गया। तो डिस्चार्ज उस सेंस में भी लगता है। आपको किसी ने बंदी बना करके रखा है, उसने आपको रिलीज कर दिया तो आप डिस्चार्ज हो गए, वहां पे भी होता है। खैर यहाँ पे जो है वो गैस के सेंस में लगा हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्त एमिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी चीज को अगर आप प्रिजर्व करके रखते हैं, तो प्रिजर्व मतलब आप मुझे बताइएगा, बाकी चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे रेमिटिंग मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस होता है, इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे हो गया, या जो पहले से सिलेक्शन ले चुके हैं, आप उनसे क्या मांगते हो? गाइडलाइंस मांगते हो, इंस्ट्रक्शंस मांगते हो, वो रेमिटिंग होता है। इंडाइक्ट का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसिक्यूट, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज लगाना किसी पे। ठीक है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्यूज। अक्यूज हो गया, चार्ज हो गया, प्रोसिक्यूट हो गया, या एक बहुत अच्छा वर्ड है दैट इज इम्पीच। इसका मतलब क्या हो गया, आरोप लगाना। हिंदी लिखना हो लिख लीजिएगा। अब दोस्त, प्रिजर्व अगर आप कोई चीज करके रखते हो तो मतलब किसी भी चीज को सस्टेन करना या किसी भी चीज को मेंटेन करना। यानी जैसे मान लीजिए खाना है, ठीक है, आपने खाने को प्रिजर्व करके रख दिया है। आप प्रिजर्व करके इस वजह से रख रहे हैं जो उसकी यथा स्थिति है, जो उसकी अवस्था है, वो खराब ना हो, वो उसी तरीके से बनी रहे, तो उसको हम प्रिजर्व बोल दिया। खैर हमारा जो आंसर हो जाएगा एक्सेल का, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में सिनोनिम हमको बताना था, तो हमारा एमिटिंग हो जाएगा। बाकी सारी चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट में, यहाँ पे कहते हैं कि हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए, और ये लिखते हैं कि क्लाइंब और मूव विद डिफिकल्टी। बात यहाँ पे चढ़ने की हो रही है, ठीक है, और वो भी मुश्किल से चढ़ने की बात हो रही है। मुश्किल से आप कहाँ चढ़ पाते हैं, जैसे पहाड़ हो या कोई ऊंचाई हो। अ लॉट ऑफ एफर्ट, जिसमें बहुत सारा आपका प्रयास लगता है। टिपिकली यूजिंग वंस हैंड्स एंड फीट, जहां पे आप अपने हाथ और पैरों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पेडागॉगी एक्चुअली सही मायने में होता है मेथड ऑफ टीचिंग। जो पढ़ाने की दोस्त कला होती है ना, जो मेथड ऑफ टीचिंग होता है, उसे पेडागॉगी कहते हैं। पोएक क्या होता है, ये एक्चुअली आपका ना जो डक साउंड होता है, डक हार्स साउंड, यानी ये जो बत्तख वगैरह होते हैं, जो उनका हार्स साउंड होता है वो बोलते हैं। रिट्रीट मतलब क्या होता है, रिट्रीट का मतलब होता है विदड्रॉ करना, जिसको हम कहते हैं पीछे हट जाना। मान लीजिए बॉर्डर पे सैनिक लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें से कोई एक भारी पड़ गया किसी पे, तो बाकी लोग क्या हो जाएंगे, उधर वाले पीछे हट जाएंगे, विदड्रॉ होना। क्लैम्बर हो जाएगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि यहाँ पे हम चढ़ने की बात कर रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से चढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये क्या कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है और इस एक सेंटेंस को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है और इसे हमें अरेंज करके बनाना है। सिंपल है दोस्त। सबसे पहले हम जब किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में क्या चाहिए, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम सी से, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है, तो यानी हमारा करेक्ट आंसर यही हो गया। ही कॉन्स्टेंटली, जो ये कंप्लेन दिया है, कंप्लेन के बाद जो प्रेपोजिशन आता है वो अबाउट आता है, तो यानी सी के साथ ए का पेयर बनना तय है। ये तो देखते ही लग गया, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। आगे देखिएगा, अब जैसे ये हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एक्टिव वॉइस में। अगर ये एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है तो पूरा थोड़ी पढ़ना है, आपको बस इतना देखना है। अगर कभी भी वाज आए या कभी भी दोस्त वर आए, इसके बाद अगर वर्क की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो पक्का बात पता है ये पैसिव। अगर ये पैसिव है तो हमें पता है सब्जेक्ट के बाद वर्क की सेकंड फॉर्म क्या होगी, एक्टिव वॉइस होगी। हमें सिर्फ ये देखना है कि सब्जेक्ट के बाद वर्क की सेकंड फॉर्म लगी कहां है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। तो अब देखिए लगी कहां है, जरा मुझे बताइएगा। आपने कहा स्टाफ, यहाँ पे हेड केप्ट आ गया, गलत है। यहाँ कीप आ गया, गलत है। यहाँ केप्ट मी, यहाँ पे केप्ट मी, ठीक है। अब यहाँ पे वेटिंग है, ठीक है, यहाँ पे वेट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेटिंग फॉर मोर देन एन आर टू गेट एन अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट देखिएगा, अब जैसे इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को करना है, जरा एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। देखिए अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, तो आपको प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि आज हमें 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो हम फास्ट नहीं चल रहे हैं, पहले से थोड़ा बेहतर चल रहे हैं। बाकी आपको कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। खैर अगर मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए आपने करना क्या है, पहले ऑप्शन में आइए। ऑप्शन में क्या है, बी है, डी है, ए है, सी है। यानी इन्होंने ने क्या किया, ए भी दिया, बी भी दिया, सी भी दिया, डी भी दिया। आपको चाहिए ओपनिंग स्टेटमेंट। दोस्त अगर मैं ओपनिंग स्टेटमेंट की बात करूं कि हम कौन सा लिख सकते हैं, यहाँ कोई जादू तो है नहीं। देखिए बहुत सारे लोग जादू बताते हैं, चुटकियों में कराते हैं, लेकिन कोई चुटकी में इसको नहीं करा सकता, आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्लोबली ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन पीपल हैव डाइड सो फार। कह रहा है कि ग्लोबल यानी वैश्विक स्तर पर अभी तक जो है 6.5 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं। अब भाई कौन लोग थे, क्यों मारे गए, हमें कुछ नहीं पता है, कैसे मारे गए हमें नहीं पता है, तो ये तो नहीं होगा, चलो हटा देते हैं, ये खत्म। फिर हमने कहा एज आई राइट द फाइनल चैप्टर। अब ये लिख रहा है कि जैसा कि मैंने फाइनल चैप्टर में लिखता हूं, तो अब यहाँ पे फाइनल चैप्टर लिखने की बात हो रही है। अच्छा, वी एंटर द थर्ड ईयर इन आवर बैटल विद कोविड-19। ये भी हमारा पहला किसी हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे फाइनल चैप्टर लिखने की बात हो रही है, तो वो किस चीज के बारे में लिख रहा है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो खैर उसके बारे में भी देखना पड़ेगा, तो हम बी को भी हटाएंगे। सी में आते हैं, वाइल वी हैव द वैक्सीन टू आउटलिव द डिजीज
टू लिव आर ग्रीफ नीड्स द सॉल्व ऑफ टाइम। यहाँ पे आई स्टार्टेड राइटिंग, जरा इसको देखिएगा, मैंने शुरुआत किया था इस बुक को लिखना इन द थ्रोज ऑफ द पैंडेमिक। थ्रोज का मतलब क्या होता है? पेन, यानी ये जो पैंडेमिक हुआ था, वो महामारी हुई थी, इतने लोग मरे थे, उसकी तकलीफ में, उसके दर्द में मैंने ये किताब लिखना शुरू किया था। यानी शुरुआत हम करेंगे डी से दोस्त, ठीक है, और फिर एज आई राइट द फाइनल चैप्टर, यानी डी बी का पेयर भी बना रहा है, यानी डी के साथ बी का पेयर। ये लो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, यहाँ पे कहते हैं कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो यहाँ पे देखिए ग्रेटफुल मतलब क्या होता है? थैंकफुल होना, यानी किसी का कृतज्ञ होना। इमिग्रेट का मतलब क्या होता है दोस्त, आपको पता है? टू कम टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री। टू कम टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, यानी कुछ लोगों को आपने देखा होगा टू कम टू लिव, जैसे मान लीजिए आप इंडिया में रहते हो, लेकिन आप इंडिया से कनाडा चले गए, यूएसए चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए हमेशा के लिए रहने के लिए, ठीक है, तो वो हो गया हमारा इमिग्रेट। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज, जिसके पास नॉलेज की कमी होती है या जिसके पास इंफॉर्मेशन की कमी होती है, यानी एक तरीके से एक सिंगल वर्ड में लिखा जा सकता है, जो लोग अनएजुकेटेड होते हैं, बुद्धू होते हैं, दिमाग से पैदल होते हैं, उन्हें कहा जाता है। यहाँ पे अगर मैं स्पेलिंग की बात करूं, HIE बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो ए लिखा था वो गलत है। बाकी हायरार्की का मतलब क्या होता है? रैंकिंग होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं? आपने कहा क्रम, ठीक है, किसी चीज की रैंकिंग। तो क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ग्रेटफुल मतलब होता है थैंकफुल, यानी कृतज्ञ होना। जैसे मैंने कहा सर मैं आपका ग्रेटफुल हूं, ठीक है, मतलब मैं आपका कृतज्ञ हूं जो आपने हमारे लिए किया है, मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमने इमिग्रेट मतलब बताया कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर के परमानेंट बस जाए, उसे इमिग्रेट कहते हैं। इग्नोरेंस को यहाँ पे नजरअंदाज करना मत समझिएगा। इस इग्नोरेंस का मतलब लैक ऑफ नॉलेज होता है, जो लोग अनएजुकेटेड होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर। हिज डेलिबरेट एक्टिविटीज ब्रॉट हिम फेम। पहले तो डेलिबरेट का मतलब समझिए। डेलिबरेट का मतलब होता है इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब क्या होता है? हम जब किसी भी चीज को इंटेंशनली करते हैं, जानबूझ कर करते हैं, तो उसे हम डेलिबरेट बोलते हैं। फेम का मतलब क्या होता है? फेम का मतलब रिनाउन होता है। रिनाउन लिखिए या रिनाउंड भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। पॉपुलर भी लिख लीजिए ये चीज, तो इसका क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी रिस्पेक्ट, सॉरो और स्ट्रेंथ ये आपको पता ही है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं तो एमिनेंट, जरा दोस्त इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा वर्ड लगता है मुझे, और इसमें जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो स्पेलिंग में भी आती है। आई के बाद डबल एम है, हो सकता है सिंगल एम करके दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग भी सभी लोग ध्यान रखिएगा। और एमिनेंट का मतलब क्या होता है? अबाउट टू हैपन। अबाउट टू हैपन, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है अनप्लेजेंट है, बुरी है और होने वाली है, ठीक है। फिर से बता देता हूं, अबाउट टू हैपन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो क्या हो, आपने कहा अनप्लेजेंट हो। अनप्लेजेंट मतलब क्या होता है? बैड, यानी बुरा है और होने वाला है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एमिनेंट बोलेंगे। तो इसका जो सिनोनिम होगा, वो सिनोनिम आप इसको लिख सकते हो कमिंग, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, कमिंग, आ रहा है, आने वाला है, होने वाला है, कुछ बुरा हो जाएगा, ठीक है। 2000 जैसे 12 में दुनिया खत्म हो रही थी, कुछ आने वाला है, तो कमिंग हो गया, ठीक है, नियर हो गया, और थ्रेटनिंग भी लिख सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि थ्रेट मतलब क्या होता है? थ्रेट मतलब होता है सही मायने में देखा जाए तो धमकाना, ठीक है, जिसको हम लोग मेनेसिंग भी लिख सकते हैं। ये मेनेसिंग, इसका भी मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बुरा होने वाला है, तो एक तरीके का ये क्या है? थ्रेट है। आप ऐसा थ्रेट को धमकी मत समझना कि अगर कोई आपको सामने से आके कह रहा भाई 2 थप्पड़ मारूंगा ये धमकी है, कल तुमको पटक के मारूंगा ये धमकी नहीं है। कुछ ऐसा बुरा होने वाला है ना, कुछ बुरा आने वाला है ना, तो वो भी हमारा एक तरीके से क्या होता है? वो भी हमारा थ्रेट ही होता है भैया। तो इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, फोर्थ कमिंग। इन सबको याद रखिएगा, फोर्थ कमिंग है, थ्रेटनिंग है, नियर है, कमिंग है, मैनेसिंग है। तो इसके हिसाब से अगर हम सभी लोग देखेंगे, ठीक है सर, सीजीएल प्रैक्टिस यूट्यूब से हो जाएगी या फिर प्रैक्टिस बैच परचेस कर लूं?
अंकुश देखो, सही मायने में तुम बड़े पुराने स्टूडेंट हो, तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम्हारे एक कोर्स से मैं बड़ा अमीर बन जाऊंगा, ठीक है, या बड़े पैसे आ जाएंगे, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस बैच खरीद लोगे, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहेगा। यूट्यूब से तो तैयारी होगी ही होगी, लेकिन वो तुम्हें बहुत इन्हेंस करेगा, बहुत इंप्रूव करेगा। ठीक, आ जाओ भाई। अगर मैं नियर की बात करता हूं तो ये सिनोनिम है, ठीक है। और इम्पेंडिंग को जरा देखिएगा, अगर मैं इम्पेंडिंग की बात करता हूं तो इसका मतलब भी ये सिनोनिम होता है, इसका भी मतलब यही होता है, कमिंग, मेनेसिंग, अबाउट टू हैपन, कुछ होने वाला है। और यहाँ पे डिस्टेंट हो जाएगा या रिमोट हो जाएगा, ठीक है, दूरस्थ। तो यहाँ पे देखो दोस्त, हम बात कर रहे थे जो चीज बड़े करीब है, होने वाली है या हो जाएगी, है ना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्टेंट हो जाएगा। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिमोट हो जाएगा। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा डिस्टेंट ही दे, रिमोट दे सकता है, डिले दे सकता है, तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, हैव यू एवर ऑन्डर्ड वेयर डज ऑस्ट्रियस कम फ्रॉम, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, आपने कहा सही है। सब्जेक्ट है, ये भी सही है। ये क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब क्या कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। सब कुछ सही है। अच्छा, वेयर डज, ये क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसमें है प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है तो ये भी प्लूरल में होना चाहिए, तो यहाँ पे डू लिखना चाहिए। तो अगर हम डू लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात, एक बच्चे ने यहाँ पे कमेंट किया है, ये पीकू जी हैं, अगर ये लड़की हैं तो भी ठीक, ये लड़के हैं तो भी ठीक, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। आइए इधर, आप एक चीज देखिए ना, यहाँ पे आपने हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके रखी है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम प्रेजेंट को कन्वे करेंगे। अगर आप केम लगा देती हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो गलत हो जाएगा, आप केम लगा ही नहीं पाएंगे। आपको केम लगाने का मतलब ये हुआ कि आप इसको भी जस्टिफाई करिए, इसको भी जस्टिफाई करिए। अगर आप यहाँ पे केम लगा देंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज ही रहेगा, तो गलत हो जाएगा। या तो आप यहाँ कहिए डिड हम लगाएं, यहाँ पे हम कम लगाएं, एक साथ दो में हम एरर फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, एक ही में हमें करना है, तो मिला जुला करके हम इसी में जाएंगे। तो इनको बोलते हैं कि बुद्धि गए मार, अकल गए हरी, कहाँ तक कचपच कचपच करी। ये वही लोग हैं जो 5 थरिया खा लेंगे फिर पसर जाएंगे। खैर छोड़िए, हम क्लॉज टेस्ट करेंगे, लास्ट में करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको निपटा लेते हैं, ठीक है, लास्ट में करेंगे। आई बात समझ में? चलिए अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, सभी लोग इस चीज से रेडी होना, पहले ये सारे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, और जो क्लॉज टेस्ट हमारा है वो लास्ट में करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 क्लॉज टेस्ट फटाफट करेंगे, हम लोग निपटा देंगे। यहां देखिए, अब्राहम नरेटेड रेशमा हिज लास्ट एस्केपेड इन अ ड्रामेटिक वे। बताइए कोई दिक्कत? इसी तरीके से कर लें भाई, ये रिक्वेस्ट है यार। देखो मैं बार बार सपोर्ट मांगता हूँ, थोड़ा लाइक और शेयर कर दिया करो यार, ये मतलब मेरे भी मोटिवेशन इंस्पिरेशन का थोड़ा ध्यान रखो यार। यहाँ पे नए नए लोग आते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करिए। बाकी लोग देखिए 134 सिर्फ अभी लाइक्स हैं, तो कम से कम थोड़ा बढ़ाइए यार, इसको बढ़ाइए, ठीक है। आइए, कम से कम अभी 200 से ज़्यादा तो लाइक्स तो यहाँ पे कर ही दीजिए, जितने लोग हैं आप सभी लोग। तो एस्केपेड का मतलब क्या होता है, एडवेंचर होता है, ठीक है। अब जैसे एडवेंचर हो गया या स्टंट हो गया, अब जैसे आप देखे होंगे ना, जैसे लड़के होते हैं उनके लिए एडवेंचर क्या है, पहाड़ों पे चढ़ना एडवेंचर है, पैराग्लाइडिंग करना उनके लिए एडवेंचर है, जो बड़े बड़े झूले होते हैं जो आसमान को छू रहे होते हैं वो करना उनके लिए एडवेंचर है। आ रही है बात समझ में? 2 पैक किसी दिन चढ़ा लिया उन लोगों ने, खैर ये करना सरासर बदतमीजी है, ये सब मत किया करिए, लेकिन किसी दिन ले लिया, उस दिन भाई गाड़ी चलाएगा, ये उनका एडवेंचर है। लड़कियां क्या है, वो चाचा जी जो पसीना मिला करके पानी पूरी तीखा वाला खिला रहे हैं, आज मैं उसको 20 रुपए का खा के आई, वो उनके लिए एडवेंचर है। तो सबके लिए लाइफ में अपना कुछ ना कुछ एडवेंचर है। तो इसका भी मतलब होता है एडवेंचर, इसका भी मतलब क्या होता है, स्टंट। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? फिर आते हैं एक्सर्शन पे। एक्सर्शन क्या होता है, ये सही मायने में होता है फिजिकल या मेंटल एफर्ट करना। जैसे मैं आपसे ये बोलूं भाई देखो, काम करो, पढ़ाई करो, ठीक है, लेकिन कभी भी एक्सर्शन मत लो। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, पढ़ाई खूब करो, मेहनत खूब करो,
लेकिन एक्सर्शन मतलब बहुत ज्यादा जब इंसान फिजिकली और मेंटली एफर्ट करता है ना, बहुत प्रयास करता है, तो हम उसे बोलते हैं एक्सर्शन। तो एक्सर्शन का मतलब हम कह सकते हैं स्ट्रेन, इसका मतलब हम कह सकते हैं स्ट्रगल, इसका मतलब हम कह सकते हैं एफर्ट। ये सब इसके क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं। और यहां पे ये जो ऑर्डियल लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है, अ वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, अ वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। मैं यहाँ पे अनुभव की बात कर रहा हूं, लेकिन कैसे अनुभव की बात कर रहा हूं, जो बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट है। अनप्लेजेंट मतलब बता चुका हूं, बहुत बुरे अनुभव की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे एडवेंचर हमारा क्या हो जाएगा, क्या बोला है, रिप्लेस करने के लिए कहता है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। जब ऐसे बोल देना अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सिनोनिम पूछ रहा है एडवेंचर। एस्केप मतलब क्या होता है, बच निकलना। अच्छा, एस्केप के लिए बच निकलना होता है, लेकिन एक वर्ड कभी कभी दिया जाता है इसके लिए, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव मतलब होता है भगोड़ा, जो भाग निकलता है सजा से बचने के लिए, उसे कहा जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। यहां पे कहता है कि हमारे सामने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। चलो भैया, इस फिल इन द ब्लैंक्स में इन्होंने क्या किया है, द शेफ्स culinary क्रिएशंस, culinary होता है रिलेटेड टू कुकिंग, वर इनफ्यूज्ड विद द डिस्टिंक्टिव दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम टिपिकल रेस्टोरेंट फेयर। यहां पे पहले मैं मीनिंग बता देता हूं और आप सभी लोगों को आंसर खुद ही समझ में आ जाएगा। फ्लेयर मतलब होता है किसी चीज को बर्न करना। फेयर का मतलब क्या होता है, जो लोग अनबायस्ड होते हैं। जैसे आपने कहा सर आप बिल्कुल फेयर होकर के बताइएगा। बिल्कुल फेयर होकर के बताने का मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बताइएगा, बिल्कुल अनबायस्ड होकर बताइएगा, बिल्कुल इम्पार्सल होकर बताइएगा। क्लियर ऐसा कोई देखो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, कहीं ना कहीं गूगल करोगे तो मिल जाएगा, यूजुअली ये मिलेगा नहीं आपको, इनफॉर्मल है। ये जो फ्लेयर लिखा हुआ है इसका मतलब टैलेंट होता है, इसका मतलब एप्टीट्यूड होता है। अब दोस्त आपको समझ में आ गया होगा, हम फ्लेयर की बात कर रहे थे यहां पे, ठीक है। सर आप कहां से लाइव, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी है, ये जवाब दूंगा मैं अभी आपको। तो शेफ्स culinary creations were infused with a distinctive flair that set them apart from typical restaurant fare। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी। हाँ जी बढ़िया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्या हुआ है दोस्त, कहते हैं कि द कंपनी वाज sued फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट इट स्टिल डिनाई एनी रॉन्ग डूइंग, ठीक है। अब कंपनी को जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को जो उन्होंने ब्रीच किया है, स्प्लिट किया है, ब्रेक किया है, तोड़ा है, वायलेशन किया है, उल्लंघन किया है, उसके लिए उनको ऑब्वियस सी बात है दोषी ठहराया गया है। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, बट इट स्टिल, ये कैसा सब्जेक्ट है, आपने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो दोस्त यहां पे क्या हो जाएगा, डिनाइज। अच्छा अब लोगों को पता है दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि उन्हें लगेगा कि सर ये वाला तो पास्ट में है, ठीक है, समझना मेरी बात को। उनको लगेगा कि ये वाला तो पास्ट में है, अगर ये पास्ट में है तो ये भी हम कर दें पास्ट में, डिनाइड क्यों ना कर दें, ठीक है। देखिए मैं दो तीन चीजें अभी आपको क्लियर करूंगा, पहले आप मेरी बात को समझ लीजिए कि यहाँ पे उनको ये लगेगा कि हम इसको पास्ट में क्यों ना कर दें। लेकिन जरा इस बात को ऐसे समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टिल। ये स्टिल जो हमारी एडवर्ब होती है, ये क्या बताता है, ये एक्चुअली में कंटिन्यूटी का सरप्राइज बताता है। कोई चीज जो लंबे समय से कंटिन्यू हो, उनके ऊपर आरोप मान लीजिए हफ्ते भर पहले लगा, उनके ऊपर आरोप मान लीजिए 10 दिन पहले लगा या 20 दिन पहले लगा, ठीक है। ये आरोप लग गया था किस चीज का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लग गया था, ठीक, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लग गया था। लेकिन वो अभी भी इस चीज से मना करते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। तो जो वो मना कर रहे हैं ना, वो तब भी मना कर रहे थे, वो आज भी मना करते हैं, प्रेजेंट में बात हो रही है। तो दैट्स वाई दोस्त यहाँ पे डिनाइज लिखेंगे हम। पहले बताइए बात आप सभी लोग को क्लियर है, एक बार सभी लोग मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्या आप सभी लोग को बात समझ में आ गई, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं। अब एक लड़का है ना जिसने कहा था सर यहाँ पे ब्रीचिंग होगा, भाई तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। कभी भी अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आ जाए तो वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखनी पड़ती है, क्योंकि
आईएनजी फॉर्म क्या होती है? जिरंड होती है। जिरंड किसके तरीके से काम करता है? नाउन के तरीके से काम करता है। नाउन क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन मेरे मित्र शायद तुम इस बात को भूल रहे हो कि ये जो ब्रीच होता है ये वर्ब के तरीके से तो काम करता ही करता है, ये नाउन के तरीके से भी काम करता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो ब्रीच है ये नाउन है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नाउन है। दो नाउन को आपस में रिलेट करने के लिए ऑफ लगाया है, तो इन पूरे को हम नाउन फ्रेज बोल सकते हैं, नाउन फ्रेज। और ये पूरी नाउन फ्रेज ही इस प्रेपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट। बस खत्म हो गया दिक्कत। ठीक है, अगला देखना। यहां पे कहते हैं कि आफ्टर प्रोक्रेस्टिनेटिंग फॉर वीक्स आई फाइनली हैड टू बाइट द बुलेट एंड आस्क माई बॉस फॉर अ रेज। बाइट द बुलेट की बात हो रही है, यानी हमारे सामने एक ईडियम है। तो ये बताइए इसका मीनिंग क्या होगा? टू डू समथिंग अनप्लेजेंट, इसका मीनिंग होता है टू डू समथिंग अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट का मतलब क्या होता है? बुरा या डिफिकल्ट। टू डू समथिंग डिफिकल्ट बिकॉज बिकॉज इट्स नेसेसरी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी चीज होती है जो डिफिकल्ट होती है, अनप्लेजेंट होती है, हम उसे करना नहीं चाहते हैं लेकिन हम करते इसलिए हैं क्योंकि वो करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये बाइट द बुलेट का मीनिंग वही होता है, और इसका मीनिंग हो जाएगा टू एंड्योर अ पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। किसी भी डिफिकल्ट और पेनफुल सिचुएशन को करेज और डिटर्मिनेशन के साथ सहना, उसको एंड्योर करना, उसका सामना करना। तो यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर मान लीजिए कभी इस तरीके से एग्जामिनेशन में ना पूछे तो ऐसे ध्यान रखिएगा। तो कभी भी ईडीएम को याद मत करिए, ईडीएम को कभी याद मत करिए, ईडीएम को समझिए उसकी मीनिंग क्या होती है, जैसे मैंने यहां बताया। फिर इससे रिलेट करके किसी भी तरीके से पूछे तो आपका हो जाएगा। ठीक है सर, आपके प्रैक्टिस सेट में 16 क्वेश्चन से 20-21 क्वेश्चन तक पहुंच गया हूं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, है ना? कितने प्यारे प्यारे कमेंट हैं। बाकी यहाँ क्या चलता है? पूजा जी आपने खाना खाया, फिर कोमल दीदी आप कैसी हैं? ऐसा लगता है कि इनका जैसे ये परपंच यहाँ पे चल रहा है, चार लोग बैठ गई हैं। दीदी आप कैसे हैं, भैया आप कैसे हैं? ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर। मतलब वो क्या था? वो कन्विक्टेड था। ठीक है, अच्छा आप सोच के देखिए ना, अगर कोई व्यक्ति, अगर उसके ऊपर ये आरोप लगा था किसी भी पुलिस ऑफिसर को असॉल्ट करने का, बट ही गॉट ऑफ विद अ लाइट सेंटेंस। अब यहाँ पे ये लाइट कैसे पूछने का तरीका देखिए, यहां लाइट है, यहां लाइट है, यहां लाइट है, यहां लाइट है। एक्चुअली लाइट के चार मीनिंग होते हैं। एक लाइट का मीनिंग होता है एनी डिवाइस सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब ब्राइटनेस से, जैसे यहाँ पे लाइट लगी है जिसकी वजह से क्या आ रहा है? उजाला आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये चीज। यहाँ पे लाइट का मतलब है नॉट सीरियस और प्रोफाउंड, ऐसी चीज जो बहुत गंभीर ना हो। एक लाइट का मतलब होता है एनर्जी फ्रॉम द सन, जो हमें सूरज से रोशनी आती है उसको भी लाइट कहा जाता है। एक लाइट का मतलब होता है लाइटली विथ फ्यू बर्डन्स, यानी जिस इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, बर्डन ना हो। तो मेरे भाइया अगर आप इस बात को समझें तो ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर को असॉल्ट करने का उसके ऊपर आरोप था, लेकिन उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा बहुत लाइट मिली, मतलब बहुत ज्यादा गंभीर नहीं मिली। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या बन रहा है? बी बन रहा है, जब हमने इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखिएगा। सी इज लाइक्ड बाई एवरीबडी एज सी इज सो गुड। जब कभी भी आपको देखने को मिल जाए सेंटेंस में, कभी भी इज देखिए, एम देखिए, आर देखिए, ठीक है, अगर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाती है और वो जो कि पैसिव वॉइस में होती है, तो हमेशा इसका एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म होता है। ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। जरा सेंटेंस देखिए, यहाँ सी के बाद इज आ गया, गलत है। यहाँ इज आ गया, गलत है। यहाँ पे इज आ गया, गलत है। लो, एवरीबडी के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। देखते ही खत्म। अगला देखिएगा कॉपियस। कॉपियस दोस्त मैंने आप लोगों को इतनी बार बताया है कि कॉपियस का मतलब क्या होता है? प्लेथोरा। प्ले
आ गया, चलो भैया कोई बात नहीं, आ गया ना, चलो चलो चलो, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, कोई बात नहीं। तो मैं क्या बता रहा था, ये कॉपियस है। कॉपियस का मतलब क्या होता है, मैंने आपसे बताया कि कॉपियस का मतलब प्लेथोरा होता है, प्लेनिट्यूड होता है, प्लेंटीफुल होता है, बर्जीन होता है, फ्लरिश होता है, सम्चुअस होता है, सरप्लस होता है, कॉपियस होता है, एम्पल होता है, बॉन्टीफुल होता है, BOUNTIFA बॉन्टीफुल होता है, सरफीट होता है। तो दोस्त अगर हम यहाँ पे आते हैं तो अगर यहाँ देखें तो गैलोर लिखा हुआ है, तो गैलोर का मतलब एप्लेंटी होता है। क्या होता है, एप्लेंटी। एप्लेंटी का मतलब वही होता है, अब्यूंडेंस होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफ्यूज बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉस्पर बोलते हैं। यानी ये सिनोनिम है। सोचिए कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये गैलोर को लेकर के 15 वर्ड हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे एनफ मतलब सफिशिएंट, अनस्पेयरिंग। अगर आप अनस्पेयरिंग बोल रहे हो तो इसका मीनिंग होता है मर्सीलेस, पिटीलेस, मर्सीलेस, रूथलेस, पिटीलेस, ये चीज होता है। मीगर मतलब क्या होता है, मीगर मतलब मैंने बताया है स्कैंट होता है, स्कार्स होता है, स्पार्स होता है, पाल्ट्री होता है, PALTRY, डर्थ होता है, DARTH, पॉजिटिव होता है, PAUCITY। इन सब का मतलब कमी। अच्छा पता है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप मेरी क्लास में रुक गए ना सिर्फ 15 दिन, सिर्फ 15 दिन आपने मुझे फॉलो कर लिया, अभी आपको लगता होगा यार ये इतना वर्ड हो जाता है, याद कैसे होगा। बट आप उन लड़कों से पूछ लीजिए जो मुझे 15-20 दिन से फॉलो कर रहे हैं, इतनी ये वर्ड्स इतनी बार आते हैं, मैं इनको इतनी बार लिखवा देता हूँ, इतनी बार समझाता हूँ, लड़का न चाहते हुए भी याद कर लेता है। तो आपको ना वो स्टोरी के थ्रू, फलाना ढिमकाना के थ्रू, एनिमेटेड के थ्रू, मैडम की लाली और लिपस्टिक के थ्रू वो चीजें नहीं पढ़नी है आपको। वैसे मेरा देखिए, मेरा ये सुझाव है, बाकी आपकी जो मर्जी है आप वैसे पढ़ लीजिए, लेकिन ये चीजें बार बार देखते देखते, लिखते लिखते, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। जितनी बार आपकी नजरों से गुजरेगा, जितनी बार ये आपकी आंखों से होकर के जाएगा, जितनी बार आप इसको देखेंगे, समझेंगे, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रचुर मात्रा की, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव, स्पार्स, स्कार्स, डर्थ, पोल्ट्री, स्कैंड या मीगर, इसका मतलब कमी होता है। सिंपल है। ठीक है, अगर मीगर नहीं आता तो इसमें से कुछ भी आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पे ये देखो बड़ा सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि भैया कभी भी आप देखिए वाज आ जाए और वर आ जाए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो किसमें है, पैसिव में। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें होगी, आपने कहा एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ना तो यहाँ थी, ना तो यहाँ थी, ना तो यहाँ थी, ये आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से इतनी बार आएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पे लिखा है डोंट यू थिंक दैट डॉग वुड नीड अ कैनल टू स्टे। ये कैनल का मीनिंग होता क्या है, अ स्मॉल शेल्टर फॉर अ डॉग, अ स्मॉल शेल्टर फॉर अ डॉग, या आप कह सकते हैं कैट। ये जो कुत्ते या बिल्ली होते हैं ना, उनका जो छोटा सा घर होता है, जो उनको आप शेल्टर देते हो रहने के लिए, उन्हें बोला जाता है कैनल। तो ये टाइप ऑफ टॉय तो नहीं है, ये टाइप ऑफ सीड भी नहीं है, ये हाउस फॉर अ डॉग, हाउस फॉर अ डॉग और कैट, यानी सी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे लिखते हैं अपोजिट। अपोजिट पूछ किसका रहे हैं, एप्रहेंशन का। पहले तो आप सभी लोग एप्रहेंशन की मीनिंग समझो होती क्या है। ये जो एप्रहेंशन होता है ना, देखिए इसका एक मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, समझ। दूसरा मीनिंग क्या होता है, एंजाइटी, या हम कह सकते हैं फियर। ठीक है, एंजाइटी मतलब होती है घबराहट, फियर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डर। अब आपके दिमाग में ये चीज आएगी, सर ऐसा क्यों, किस बात का डर, किस बात की घबराहट, दैट समथिंग बैड विल हैपन। कभी कभी जब आपको ऐसा लगता है कि वो आपको छोड़ करके चली जाएगी किसी और के साथ, क्योंकि आप बेरोजगार हैं, तो वो जो एंजाइटी और डर और जो घबराहट होती है, आने वाला कुछ बुरा होने वाला है समय में, कि वो भागने वाली, वो जाने वाली है, छोड़ने वाली है, तो उस डर को भी हम एप्रहेंशन कहते हैं। तो इसके दो मीनिंग होते हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा। एक तो होता है किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग, समझ, और दूसरा होता है एंजाइटी या फियर कि कुछ गलत होने वाला है। अब एक्चुअली दोस्त यहाँ पे आप सोच के देखिए कि हमसे अपोजिट पूछ रहा है, तो बिफोर इसका अपोजिट होगा नहीं, फियर्स और सिचुएशन। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, ये जो कॉन्फिडेंस लिखा है ना,
क्योंकि जब कोई व्यक्ति एंजाइटी में होता है, जब किसी व्यक्ति को डर होता है ना, फियर होता है, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो हेजिटेट होता है। समझिए मेरी बात को। अगर आपको एंजाइटी है किसी चीज को लेकर के, फियर है किसी चीज को, डर है लेकर के, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। आप क्या होंगे? हेजिटेट। ऐसे पढ़ी जाती है इंग्लिश, इंग्लिश को ऐसे समझा जाता है, ऐसे रिलेट किया जाता है। ये नहीं पीपीटी छाप दिए ऊपर से नीचे हैं, बार को थोड़ा सा कलर करा के ब्राउन लहरा 4 बार रहे हैं, पढ़ के बता दे रहे, हो गया। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का खेल है, लैंग्वेज समझ का खेल है। समझ डेवलप, लैंग्वेज आ गई। तो जिस तरीके से यहां पे आपने देखा कि भैया कॉन्फिडेंस हो गया, आगे बात समझ में। आगे देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन को देखिए। मैंने कहा ना कि ऐसे क्वेश्चंस इतनी बार आएंगे कि आपको टेंशन ही नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने देखा कभी भी वाज आ जाए, कभी भी वर आ जाए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, किसमें रहा? आपने कहा पैसिव। एक्टिव में क्या होगा? आपने कहा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव। ठीक है, ये कर दीजिए। अगर ये नहीं आता है तो डिड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी। दोनों में से कोई भी एक्टिव वॉइस में आ सकता है। अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 में हम कौन सा आंसर कर लें? देख करके बता दोगे आप, सर ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारा हो गया। आप कहोगे सर डिड कब आता है? डिड तब आता है जब ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव में हो। नेगेटिव में नहीं है तो डिड नहीं आएगा, नेगेटिव में होगा तो डिड आ जाएगा। आगे बात समझिए। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, और ये आज का आपका होमवर्क है। और आपको मैं अपनी कसम नहीं दूंगा, अपनी कसम वसम दूंगा तो तुम लोग मुझे ही निपटा दोगे। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो भी आपको दिए जाते हैं अपने कमेंट सेक्शन में जरूर इसका होमवर्क का आंसर किया करिए सभी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 38 पे। कहते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगर हम इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। मिस्चीवियस, कोइंसिडेंस, होमोजीनस, प्रोनाउंसिएशन होता है, ये प्रोनाउंसिएशन इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं मिस्चीवियस की बात करता हूं तो जरा बताएंगे इसका आंसर क्या होता है। ये कमेंट में इतनी हंसी कहां आ रही है तुम लोगों को? तुम लोग मुझे चाहते हो? चलो अच्छा ठीक है फिर, इसलिए तो मुझे कसम देने में तुम लोगों की चाहत इतनी है मेरे लिए, इसलिए कसम देने में तुम लोगों को डर लग रहा है। देखो एक लड़का कह रहा सर दिव्या मैम की कसम। अबे दिव्या मैम की कसम क्यों दे रहे हो? अच्छी लड़की है, भोली भाली है, क्यूट लगती है, प्यारी लगती है, किसी की बेटी है, किसी की होगी पत्नी या जो भी बनने वाली होगी, क्यों उसे ऐसा किसी की कसम क्यों देना? मिस्chievous मतलब क्या होता है? डिसऑबिडियंट, मतलब जो लोग शरारती होते हैं ना, जो किसी की आज्ञा का पालन नहीं करते, किसी की बात नहीं मानते। ठीक है, आगे बात समझ में। अरे तुम लोग बकवास मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? मजे लेते बहुत हो तुम लोग। कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस मतलब हमको पता है इत्तेफाक, जो हम लोग जानते हैं। होमोजीनस मतलब अलाइक होता है, अलाइक मतलब होता है एक जैसा, एक समान। ठीक है, ये चीज भाई सब पढ़ाई पे ध्यान दो यार तुम लोग, छोड़ो ये सब बेकार की बातें। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन ये होता है। ठीक है, तुम लोग पता है बहुत बदतमीज इंसान है तुम लोग, तुम लोगों से कुछ कहने लायक नहीं है। तुम लोग ऐसे लग रहा है कि जैसे ऐसे हाथ ले खड़े रहते हो बस, जिसको कहते हैं हमारे तरफ भोजपुरी में कहते हैं लोक लेना, कुछ बोलो बस पटक से पकड़ लिया, घुमा के फेंक दिया। माइलस्टोन, गेटिंग द लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन इज अ माइलस्टोन इन हर करियर। माइलस्टोन मतलब क्या होता है? इनको देखो, मैडम को देखो, कह रही हैं सर शर्मा गए। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि उस सर की कुछ लग रही है, मैं क्यों शर्माऊंगा, बदतमीज है। मुझे क्या पड़ी है? हम गरीबों के भाग्य में ऐसी महंगी चीजें थोड़ी होती हैं, हम क्यों शर्माएंगे? तुम ही सोचो। चलो माइलस्टोन में आ जाते हैं। माइलस्टोन का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट, तो इसका बी हो जाएगा। मिसहैप का मतलब क्या होता है? मिसहैप का मतलब अनलकी होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, अनलकी या अनफॉर्चुनेट भी बोल सकते हैं। और
मैंने एक जगह पढ़ा था, हमेशा अच्छी फसल जो है वो कीड़े ही खा जाते हैं। तो हम हमारे भाग्य में कहा, एक तो गरीब लोग इतनी महंगी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, और अच्छी फसल हमेशा से कीड़े ने ही खाया है, तो कोई कीड़ा ही खाए, हमारे जैसे के कहाँ बस में चीजें। आइए खैर इस पे आते हैं। मिस्टर अरविंद वाज अक्यूज्ड ऑफ बीटिंग अप बिफोर द स्टूडेंट इन द क्लास। अच्छा, यहाँ पे अंडरलाइन सेगमेंट क्या है मैं बता देता हूँ। ये अक्यूज के बाद ये अंडरलाइन सेगमेंट हमारा जो है वो यहां तक है, ठीक है, ये आपको बताना है, समझ गए। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, पहले समझिएगा। मिस्टर अरविंद वाज अक्यूज्ड ऑफ, पहले तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा सेंटेंस शुरू होता है यहाँ से, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि मिस्टर अरविंद को किसी दूसरे के द्वारा आरोप लगाया गया था, तो पैसिव वॉइस में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया अक्यूज, और हमें ये भी पता है कि अक्यूज के बाद क्या आता है, आपने कहा ऑफ आता है, ये भी सही है। अगर प्रेपोजिशन आ रही है और प्रेपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर कोई वर्ब है तो वो अपनी आईएनजी फॉर्म में आएगी, जो कि आईएनजी फॉर्म क्या होती है, जिरंड। और जिरंड किसके तरीके से काम करते हैं, नाउन, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ बीटिंग अप बिफोर, ठीक है। अब यहाँ पे बिफोर द स्टूडेंट है, तो अरविंद के ऊपर जो आरोप लगा था बीटिंग अप, यानी लगा था एक स्टूडेंट को पीटने का क्लास के अंदर। अब देखिए क्लास के अंदर तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, है ना। अब मान लीजिए ये क्लास है, इस क्लास के अंदर सपोज करिए 50 स्टूडेंट हैं, उस 50 स्टूडेंट में उन्होंने किसी एक स्टूडेंट को पीट दिया। अब वो स्टूडेंट कौन है पता नहीं, कैसा है, कौन है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो बात यहाँ क्या हो रही है, इन जनरल। जब हम इन जनरल बात करते हैं, नॉन स्पेसिफिक बात करते हैं, तो ए या एन लगता है, द तो लगा ही नहीं पाएंगे, तो द तो वैसे भी गलत हो गया, यहाँ द गलत हो गया, गलत हो गया, गलत, एक ही सही हो जाएगा। अक्यूज्ड ऑफ बीटिंग अप, यानी करेक्ट आंसर मेरे भाइयों क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात करते हैं। देखिए हॉस्पिटल्स बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट बिल्कुल सही है, कंट्री बिल्कुल सही है। एक ही चीज यहाँ पे गड़बड़ है, दैट इज म्युनिसिपल। म्युनिसिपल में सिर्फ हमें करना क्या है, पी के बाद ये जो आई है इसको हटा देना है, म्युनिसिपल, ठीक है, ये हो गया। आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमें पैराजंबल क्वेश्चन बनाना है, तो हम पहले ऑप्शन देखिए ए बी और क्या है डी, एक चीज नहीं है सी, सी को पहले हटा देते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यार ए होगा, बी होगा, या फिर हमारा डी होगा। इसको करने का देखिए तरीका बड़ा आसान है। अगर आप इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए, पहले एक बार ये पढ़ते हैं, द प्रॉस्पेरिटी एंड बिजनेस अक्यूमेंट मुंबई एंड कोलकाता इंडिकेट दैट इन द कॉमर्शियल सेक्टर इंडिया हैज अ कंसिडरेबल पोटेंशियल फॉर मॉडर्नाइजेशन। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो द प्रॉस्पेरिटी एंड बिजनेस अक्यूमेन, अगर हम इसकी ए से शुरुआत करते हैं, अक्यूमेन मुंबई एंड कोलकाता इंडिकेट दैट इन द कॉमर्शियल सेक्टर बिजनेस अक्यूमेन ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल हाउसेस, ठीक है। यानी ए के साथ सी का पेयर बना लो, और ए के साथ सी का पेयर बन गया। उसके बाद बी कॉमर्शियल, यहाँ पे इन लिखा हुआ है ना, ये हमारा प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। एक ही हमारे पास यहाँ बचा है मुंबई एंड कोलकाता, क्योंकि इन जो है वो प्लेस को रेफर करता है, तो मुंबई एंड कोलकाता प्लेस है, तो ये समझ में आ गया कि सी के साथ बी का ही पेयर बन सकता है और कोई बना नहीं सकता। सी के साथ बी का पेयर यहाँ पे है ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी के साथ बी का पेयर जिन लोगों ने बनाया है उनका, उसके बाद डी। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, रेप्यूडिएट होता है, इसका मतलब रेप्यूडिएट होता है, इसका मतलब कैंसिल होता है, इसका मतलब रिसिंड होता है, इसका मतलब रिपील होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। और इसके साथ हम वाइड भी लिख सकते हैं, वाइड है, रिपील है, रिसिंड है, कैंसिल है, रेप्यूडिएट है। इसका मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना, किसी चीज को कैंसिल करना। तो इरेडिकेट, डिमोरलाइज, सबोटेज, पहले तो आंसर लिख लीजिए, किसी चीज को इस्टेब्लिश करना, इस्टेब्लिश मतलब होता है किसी चीज को स्थापित करना, क्योंकि इधर आप बात कर रहे हो किसी चीज को रद्द करने की, तो इधर बात हो रही किसी चीज को स्थापित करने की। तो इरेडिकेट का मतलब क्या होता है दोस्त, किसी चीज को एक तरीके से डैमेज कर देना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, तहस नहस कर देना, जिसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं।
जी, यहाँ पे डेमोरलाइज करने का मतलब ये हो गया कि हैविंग लॉस्ट कॉन्फिडेंस। अगर किसी को आपने डेमोरलाइज कर दिया या कोई व्यक्ति डेमोरलाइज हो गया, इसका मतलब उसने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, हैविंग लॉस्ट कॉन्फिडेंस। सबोटेज का मतलब क्या होता है? रेक। रेक का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना या किसी चीज को डैमेज करना, ये ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बाकी चीजें लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अगला देखना भाई, लिखा हुआ है कि स्वामी लर्नड म्यूजिक, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। व्हेन ही इज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास। भाई एक चीज देखो ना, जो वर्ब की फॉर्म होती है, मैंने ये चीज कई बार बताई है, सेंटेंस में जो वर्ब की फॉर्म होती है उसे हम टेंस कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये देखो इसे टेंस कहेंगे। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब की फॉर्म है वो टेंस होती है। तो जो आपकी टेंस है ना वो पास्ट में है। तो टाइम यहां पे व्हेन ही इज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास, और बात देखिए सेंटेंस भी पढ़ के लग रहा है कि पास्ट की ही हो रही है, तो यहां पे टाइम को पास्ट में करिए कि स्वामी लर्नड म्यूजिक व्हेन ही वाज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास, यानी हमारा क्या हो जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर, पास्ट में। नेक्स्ट देखिएगा, इफ वी हैड मूव्ड टू इटली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई विल हैड एन इटालियन एक्सेंट। कह रहा इफ वी हैड मूव्ड टू इटली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मतलब जब मैं बच्चा था, अगर उस टाइम में इटली चला गया होता, राहुल गांधी जी की तरह, आई विल हैड नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा विल के बाद हैव आएगा, विल हैव एन इटालियन एक्सेंट। तो यहाँ पे विल भी नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं क्या? तो इसका ऑप्शन बताना, 45 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगर विल हैव, यहाँ पे मान लीजिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ये पास्ट में है, वाज किस में है? पास्ट में है। हैड किस में है? पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हैव, वुड हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म कर लीजिए? थर्ड फॉर्म कर लीजिए। अच्छा इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अगर कंफ्यूजन ना हो तो। जैसे कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, तो कंडीशनल सेंटेंस में 3 कंडीशन आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। 3 कंडीशन क्या क्या है? एक ओपन कंडीशन है, ओपन कंडीशन में आप ये पढ़ते हैं, अगर इफ है, सब्जेक्ट है, वर्ब की पहली फॉर्म है, तो इधर सब्जेक्ट लिखते हैं, विल लिखते हैं, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? पहली फॉर्म। अगर इफ है, सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इधर सब्जेक्ट लिखते हैं, वुड लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं? वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है। अगर कभी भी इफ आ जाता है, सब्जेक्ट आता है, हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये हमारा क्लोज कंडीशन है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वुड लिखते हैं, फिर हैव लिखते हैं, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो भाई देखो ना, ये इफ था, सब्जेक्ट था, हैड था, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? थर्ड फॉर्म थी। तो ये कौन सा कंडीशन था? क्लोज कंडीशन था। क्लोज कंडीशन है तो यहाँ पे देखिए वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, तो ये सही हो जाएगा। ये तीसरा कंडीशन था। अगला देखिएगा, सबसे पहले हम ये क्लोज टेस्ट करेंगे, उसके बाद एक क्लोज टेस्ट हम और करेंगे, फिर हम अपने इस सेशन को खत्म करेंगे, ठीक है। और आज सभी लोग कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या आप लोग मजा आया कि नहीं आया, या फिर आप बोर हुए, मतलब इतना लंबा पढ़ के। मेरे हिसाब से अगर एग्जाम पास है तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी आप लोग जो कहेंगे मैं मान लूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ नैनीताल हैज अ लेक, टूरिस्ट कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू बोटिंग हियर। अब जाहिर सी बात है भैया, नैनीताल की बात हो रही है और बहुत सारे टूरिस्ट जो है जगह जगह से वहां पे बोटिंग के लिए आते हैं। तो नैनीताल हैज अ व्हाट? सगेसियस, ब्यूटीफुल, प्लीजिंग या अल्योरिंग। अल्योरिंग मतलब होता है जो चीज अट्रैक्टिव होती है, आकर्षक होती है, ठीक है वो। प्लीजिंग मतलब होता है सुखद, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यानी प्लीजिंग जो चीज सुखद होती है ना, जो चीज आपको मतलब प्लेजेंट लिख सकते हैं आप, हैप्पीनेस लिख सकते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस लिख सकते हैं। सगेसियस लिखा हुआ है, तो सगेसियस का मतलब क्या होता है? सेज होता है, यानी विजडम होता है, अगर मैं सही हूं तो। और फिर यहां पे बचता है क्या? एक ही, ब्यूटीफुल। तो पहला क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। तो नैनीताल हैज अ ब्यूटीफुल लेक, सगेसियस तो होगा नहीं। टूरिस्ट कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू अडोर, इंजॉय, सेलिब्रेट या अप्रिसिएट। लोग दूर दूर से आते हैं, ठीक है, क्या करने आते हैं आप बताइएगा? लोग दूर दूर से
बोटिंग को यहाँ पे अडोर करने आते हैं, अप्रिसिएट। देखो दोस्त, अडोर अप्रिसिएट तो आपस में क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। सेलिब्रेट होगा नहीं, इंजॉय करने आते हैं। तो यहाँ पे लोग बोटिंग को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पे है देयर इज अ स्केटिंग प्लेस बिहाइंड इट। इसके पीछे एक स्केटिंग प्लेस है। पीपल हु स्केट हियर से दैट द राइड सीम्स टू गो राउंड विद देम। इवनिंग्स आर ऑल्सो प्लेजेंट हियर। यहाँ की शाम भी बहुत सुहानी होती है। द शैडो इको रिफ्लेक्शन या मिरर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट लुक्स एज इफ दे आर डांसिंग इन द रिपल्स ऑफ द लेक। वहां पे जो लाइट्स लगी हैं उसमें ऐसा लगता है देख करके कि वो लेक में क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं। तो जब भी कोई लाइट जलती है तो आपने इतनी तो फिजिक्स पढ़ी होगी कि लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, आगे है, दे आर डांसिंग इन द रिपल्स ऑफ द लेक। ट्रूली नैनीताल इज एन ऑपुलेंट सिटी ऑफ, ठीक है, या फिर इरिटेटिंग। इरिटेटिंग तो देखो कहीं से नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हम इसके पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं, है ना। फिर एक्सीलेंट हो गया, ओमिनुअस हो गया। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा। अगर हम देखें ऑपुलेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ये भी नहीं होगा। तो ये कैसी सिटी है, आपने कहा एक्सीलेंट सिटी है। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक, एक बार बता दीजिए, कोई डाउट तो नहीं है। नहीं नहीं भाई देखो, इसका मतलब तो थ्रेटनिंग होता है ना, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग, मैनेसिंग। ठीक है, धमकाना, डराना, इस तरीके का इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। तो एक्सीलेंट सिटी हो गई। अगला क्या है, सिटी ऑफ लॉजिकल, नेचुरल, सिंथेटिक या क्रॉनिक। तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल ब्यूटी। नैनीताल में जो ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी वो नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक, अच्छा जी, यही बात खत्म नहीं होती है, एक और है, फटाक से कर लेते हैं तभी हमारे 50 क्वेश्चन हो पाएंगे। जैसा कि आपके साथ वादा किया गया था, उस वादे पे मैं भी कायम रहूं, आप भी कायम रहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक बार जल्दी से 1 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है, एक बार इसको पढ़ लीजिए आप सभी लोग। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, ये तो कर ही दिया करिए कम से कम। चलिए, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। देखो ये लोगों ने पढ़ा नहीं, आंसर देना शुरू हो गया इनका, यही इनकी बेवकूफी है सबसे बड़ी। पहले तो एक बार पढ़िए तो समझिए तो। चलिए 1 मिनट हो गया, अब मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैं बताऊं, चल, यहां पे लिखा हुआ है कि द ग्रिम रीपर। पहले तो ग्रिम रीपर क्या है इसको समझ लीजिए। ग्रिम रीपर एक तरीके का इमेजिनरी कैरेक्टर है जो कि डेथ से संबंधित होता है, यानी मौत से संबंधित होता है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि द ग्रिम रीपर सीम्स टू हैव इन यूरोप ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। यानी ऐसा लगता है कि जो ग्रिम रीपर है यानी एक इमेजिनरी कैरेक्टर जो कि डेथ से रिलेटेड होता है, 14वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में दिखाई दिया था। क्या था, 14वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में दिखाई दिया था। क्या, ग्रिम रीपर, जो कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर होता है जो मौत से संबंधित होता है। ऐसी बात क्यों बोली जा रही है, आगे देखते हैं। It was during this time that Europe was dealing with what was then the world's pandemic। कह रहा है कि वह समय था जब यूरोप उस समय दुनिया की सबसे भयानक महामारी जो कि ब्लैक डेथ से जूझ रहा था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक महामारी जब भी आती है बहुत मौतें होती हैं, बहुत लोग मरते हैं, जैसे भी कोविड-19 में लोग मरे थे। तो उस टाइम यूरोप में एक ऐसा समय था कि जो डीलिंग विद, मतलब वो जूझ रहा था एक ऐसी बीमारी से जिसको हम ब्लैक डेथ कहते हैं। तो महामारी में बहुत सारे लोग मरते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये ग्रीम रीपर बोला गया था, क्योंकि ऐसा उस टाइम प्रतीत हो रहा था 14वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर कि एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको इमेजिनरी कैरेक्टर जो कि डेथ माना जाता है, कि हर जगह मौत ही मौत है। द ब्लैक डेथ द बिलीव्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ द प्लेग, और बाद में जिसे प्लेग का परिणाम माना जाता था। ठीक है, मतलब प्लेग की वजह से, प्लेग का ही
आउटपुट मान लीजिए या उसका आउटकम, उसका रिजल्ट माना जाता था। इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 1/3 ऑफ यूरोप्स इंटायर पॉपुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द पेंडेमिक। ऐसा उम्मीद लगाया गया, ऐसा एस्टिमेट लगाया गया कि यूरोप की जितनी भी पूरी आबादी थी उसका 1/3 मारे गए थे, ठीक है, इसमें विद सम एरियाज ऑफ द कंटिनेंट सफरिंग फार ग्रेटर लॉसेस देन अदर्स। और कुछ एरियाज में तो बहुत ज्यादा सफरिंग देखने को मिली, यानी हालात बहुत बद से बदतर देखने को मिले, यानी कुछ क्षेत्रों में दूसरों की तुलना में कहीं अधिक नुकसान हुआ था वहां पे। और द ओरिजिनल आउटब्रेक ऑफ द प्लेग अकर्ड ड्यूरिंग 1347 से 51 के बीच में, यानी प्लेग का जो एक तरीके से मूल प्रकोप था ना, वो 1347 से 51 के दौरान हुआ था। और उसके बाद सेवरल अदर टाइम्स आफ्टर दैट, और बाद में भी कई बार ऐसा देखने को मिला। सो क्लियरली डेथ वाज समथिंग दैट द सर्वाइविंग यूरोपियंस हैड ऑन देयर माइंड एंड इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट दे एन इमेज टू रिप्रेजेंट इट। कहते हैं कि स्पष्ट रूप से मृत्यु एक ऐसी चीज थी जो जीवित बचे यूरोपीय लोगों के दिमाग में थी, और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने इसे दर्शाने के लिए एक अपनी इमेज बनाई थी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी एक छवि बनाई थी। तो मोटा मोटा मैं ये कहता हूं, आप सभी लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर आता है तो पहले आप इसको पूरा पढ़ा करें। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको 100% समझें, मैं कह रहा हूं दोस्त 40% समझ लीजिए। एक मोटा मोटा आइडिया लग गया ना, यूरोप में कभी एक पैंडेमिक आया था जिसमें उसकी पॉपुलेशन के 1/3 लोग मारे गए थे, जिसमें कुछ ऐसा एरिया था जो बहुत ज्यादा उसको नुकसान या क्षति हुआ था। इतना तो आइडिया लग गया ना, बस इतना आइडिया चाहिए आपका। अब ये करेंगे कैसे? सीम्स टू हैव। अब हमें पता है, अभी मैंने बताया था, टू हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो सबके सब थर्ड फॉर्म है, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब सेंटेंस पढ़ेंगे तो ग्रीम रीपर सीम्स टू हैव अपीयर्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, यानी यूरोप में 14वीं शताब्दी के दौरान जो है ऐसा प्रतीत हुआ था कि मतलब क्या, ग्रीन रीपर जो मैंने बताया था वो चीज ऐसा प्रतीत हुआ था। तो फाउंड होगा नहीं, फाउंड मतलब किसी चीज को पाना, फाउंडेड का मतलब किसी चीज को स्टैब्लिश करना, रेस्टेड नहीं होगा, डाइड नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपीयर्ड। हाँ, पहला आप लोगों का सही है। appeared in Europe during the 14th century. It was during this time that Europe was dealing with what was then the world's यहाँ पे देखिए the world's pandemic, worst pandemic यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्स्ट यहाँ पे देखिए बेस्ट लिखा है। पैंडेमिक कभी बेस्ट नहीं हो सकता, बेटर नहीं हो सकता। पैंडेमिक तो कभी भी बेटर बेस्ट नहीं हो सकता, कभी भी पॉजिटिव मीनिंग इसकी नहीं लिख सकते, नेगेटिव ही लिखेंगे। और अभी तक की जितनी पैंडेमिक हुई थी उसमें से सबसे बदतर थी, तो सुपरलेटिव डिग्री का सेंस है, तो कंपैरेटिव डिग्री भी नहीं लिखेंगे। और एक चीज और देखा जाए तो यहाँ पे द लिखा है, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री ही आता है, तो हम किसी भी हाल में वर्स्ट ही लिखेंगे, ठीक है। हाँ जी, वर्स्ट पैंडेमिक द ब्लैक डेथ बिलीव्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ द प्लेग, जिसे प्लेग का रिजल्ट माना जाता था। इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 1/3 ऑफ यूरोप इंटायर पॉपुलेशन, यूरोप की इंटायर पॉपुलेशन की 1/3 जो है क्या हो गई थी? क्या हो गई थी बताइए राहुल गांधी जी? टाटा, खत्म, बाय बाय। तो वैनिस नहीं, श्रिवेल नहीं, पेरिस्ड। पेरिस्ड मतलब क्या होता है? डेथ, ठीक है। बाकी की मैं मीनिंग आप सभी लोगों को बता दूं। हाँ, मुझे पता था आप लोग यही करोगे, गलतियां करोगे। कुछ लोग वैनिस लिख रहे हैं। मेरे भैया, वैनिस का मतलब क्या होता है? वैनिस का मतलब होता है डिसअपियर होना, गायब नहीं हुई थी। मिस्टर इंडिया नहीं थे जो गायब हो गए थे, ठीक है। श्रिवेल, श्रिवेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिकम ड्राई, सूख जाना किसी चीज का, ठीक है। मॉल्डर्ड, मॉल्डर्ड का मतलब क्या होता है? स्लोली डिके, सड़ नहीं गए थे धीरे धीरे वो लोग क्या हुए थे? उस पैंडेमिक की वजह से मर गए थे, इसका मतलब होता है डेथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। आगे बात समझ में? अगला देखिएगा, इसमें बात करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ पैंडेमिक विद सम एरियाज ऑफ द कंटिनेंट सफरिंग फार ग्रेटर लॉसेस देन अदर्स। कुछ ऐसे भी एरिया थे जो बाकी एरियाज की तुलना में बहुत ज्यादा सफर किया था, उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया था। द ओरिजिनल आउटब्रेक ऑफ द प्लेग अकर ड्यूरिंग, जो ओरिजिनल यानी मूल प्रकोप की अगर हम लोग बात करें तो वो 1347 से 51 के बीच में हुआ था। एंड आउटब्रेक्स देन रिमार्क्ड, रिमेक्ड, रिन्यूड, रिकर्ड, डुप्लीकेटेड। वो कहना ये चाहता है ना कि उसके बाद भी ये कई बार हुआ, हैपन अगेन। तो मतलब जो मूल प्रकोप था, जो ओरिजिनल आउटब्रेक था, जो मूल प्रकोप था प्लेग का, वो अकर हुआ। अकर मतलब घटित होना 1347 और 51 के बीच में। एंड आउटब्रेक्स देन, उसके बाद भी
recurred several other times after that मतलब इसके बाद भी कई बार ये हुआ है। तो रिकर्ड का मतलब होता है हैपन अगेन, दोबारा घटित होना। आगे बात समझ में, रिकर्ड। बाकी रिमेक लिखा था, रिन्यू मतलब क्या होता है, रिस्टोर करना, डुप्लीकेट होगा ना। लास्ट यहां पे लिखे सर्वाइविंग यूरोपियंस हैड ऑन देयर माइंड एंड इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट दे पोस्ट कंज्योर डिजायर्ड या कंपेल्ड एन इमेज ऑफ। कंज्योर मतलब बेग, इसका मतलब तो बेग होता है, इसका मतलब तो बिसीच होता है, मतलब किसी से किसी चीज को लेके अपील करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना या अपील करना ये होता है। तो यहां पे कंपेल हो जाएगा।